नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक तरफ तो बजट को निर्मम बताया और दूसरी तरफ बजट में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन करने योजना को छत्तीसगढ़ की देन बता दिया। मिलेट्स यानी कोदो, कुटकी, रागी जैसे मोटे अनाज जिनके खाने से शरीर को उचित प्रोटीन मिलता है और पोषण भी, लेकिन अब यह अनाज सियासी बहस का भी पोषित कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और उन्होंने ही सबसे पहले इस योजना को शुरू किया है। मोटे अनाज का श्रेय लेने की कोशिश भाजपा कांग्रेस दोनों कर रहे हैं, किंतु बजट पर दोनों की राय जुदा है। भाजपा ने बजट की प्रशंसा की है तो भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल यह है कि यदि बजट में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई है तो फिर कांग्रेस सरकार बजट को छत्तीसगढ़ की कॉपी क्यों बता रही है और इस बजट से छत्तीसगढ़ में भाजपा को क्या फायदा मिल सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं इस बारे में क्या है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया। मिलेट्स कैफे है तो छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का प्लांट सबसे बड़ा प्लांट है तो छत्तीसगढ़ में हमारी तैयारी 2 साल पहले से थी, जिसको आज ये कर रहे हैं। ये निर्मला जी के निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल ये चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। इसमें किसी को कोई सहूलियत दी नहीं गई है। कांग्रेस को तो निराश होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसा लोकप्रिय बजट आया है कि आने वाले चुनाव वर्ष में ये अपने आप में ट्रम्प कार्ड साबित होगा और जनता की ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन इसमें मिलेगा। जहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ रुपया की राशि किसानों को अभी तक दिया है इन योजना में। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, केसी चौहान बीजेपी प्रवक्ता हैं और अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अमित जी आपसे ही करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं भूपेश बघेल जी कि निर्मम बजट है, किसी को कुछ नहीं मिला है, चुनावी बजट है। तो चुनावी बजट तो हमने देखा है बड़ा लोक लुभावन होता है, सबको कुछ देने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिसमें मिलेट्स का जो बढ़ावा देने की बात की है प्रधानमंत्री ने, वो छत्तीसगढ़ की नकल है। 2 साल से आप लोग इसकी कोशिश कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ की नकल भी है, मतलब छत्तीसगढ़ की नकल है तो अच्छा ही बजट होगा ना। दो बातें कैसी, अच्छा भी नहीं कह रहे हो आप, उसको कह भी रहे हो छत्तीसगढ़ की नकल है और चुनावी बजट भी कह रहे हो। देखिए 2023 के बजट था ब्रजेश जी, और नजर जो थी वो 2024 की थी। इस पे कोई भी, मुझे लगता है जो 9 राज्यों में चुनाव है और अगले साल जो लोकसभा चुनाव है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक बजट था। और मुझे लगता है कि पूरी तरीके से दिशाहीन बजट। देखिए, ना तो इससे महंगाई होने वाली, ना किसानों को राहत मिलने वाली। बेतहाशा महंगाई जो बढ़ रही है, अगर आप उसको देखेंगे, उसको कभी सरकार ने कुछ नहीं किया। रही बात, आपने मिलेट्स की बात कही, तो निश्चित तौर पे हम पिछले 2 सालों से माननीय छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उस पर लगातार काम हम कर रहे थे। और अभी प्रधानमंत्री जी उन्होंने वो गए थे, उन्होंने सारी जानकारी भी दी थी कि हमारे यहाँ रायगढ़ में इसे खोला भी गया है और इसे अधिक से अधिक यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं, सारी चीजें उन्होंने बताया। मुझे लगता है कि ये जो बजट है पूरी तरीके से जनता के साथ छलावा है। पिछले साल का बजट ब्रजेश जी, आपको ध्यान होगा, 1.25 घंटा चला था। 1.25 घंटे के बजट में बताइए जनता को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जनता को जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद जनता थी, तकलीफ में थी, विपदा में थी, आपदा में थी, उनको रिलीफ मिलना चाहिए था। सरकार को, जब केंद्र में बैठी हुई सरकार, उसके हुक्मरानों को, जनता को उनके जख्मों पे मलहम कर, लगातार ये बजट से उनके जख्मों को खुदेड़ा गया है, नमक रगड़ने का काम किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कहीं से भी जनता को रिलीफ देने वाला बजट नहीं है। और किसी ने कहा ना कि न्यू प्रोमिसेस, new promises, old forgotten your old promises, now then new promises, forgotten your promises in another next year। मतलब इट मींस कि आप हर साल से प्रोमिसेस कर रहे हैं और ये जुमलेबाज सरकार है। जुमलेबाज सरकार पे विजय जी किसी को विश्वास नहीं है। कहाँ गया 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा इन्होंने किया था? 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया।
आज इनको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है साहब, और अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से पटरी से उतर गई है, जो डिरेल हो गई है, उसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो सिर्फ केंद्र की बैठी हुई ये निरंकुश सरकार, क्योंकि इनको जनता का दुर्द दर्द समझ में नहीं आता। ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने की वाली सरकार है। मुझे कहना है बड़ी जिम्मेदारी के साथ ब्रजेश जी, इस देश में सिर्फ 4 लोग इस देश को चला रहे हैं, 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं। ये देश किसी शाह और शहंशाह की मर्जी से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा लोकतंत्र से। लेकिन ये बजट पूरी तरीके से आदरणीय चंद्राकर सर बैठे हैं, वो ज्यादा प्रकाश डालेंगे। हम सबके बीच में वो ज्यादा इकोनॉमिक्स के विद्वान व्यक्ति हैं, हमको पढ़ाए हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज चौहान जी भी बैठे हैं, बड़े सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता है, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत बेहतर बजट हो सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर इतना बेहतर बजट होता, इनकी इकोनॉमिक प्लानिंग इतनी अच्छी होती, तो 3-3 आरबीआई के गवर्नर इनका साथ छोड़ के नहीं जाते। तो ये सब सोचने का विषय है कि ऐसा क्या था। पहली बार जो रिजर्व फंड था उसको भी सरकार ने ले लिया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, मुझे लगता है जब हम उस पर डिस्कशन पे जाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा ब्रजेश जी। फंड का भी उपयोग कर लिया आपने। अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है बीजेपी के नेताओं को और उनके वित्त मंत्री को, ऐसा कह रहे हैं अमित जी। और छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, कुछ ट्रेनें मिलने वाली थी वो भी नहीं मिली हैं। पुरानी ट्रेनें थी, उस नए तो इनके उम्मीद भी थी। आपका टाइम निकल गया जी, बहुत टाइम दिया था आपने, मुद्दे की बात पे आप आए ही नहीं कि आपको क्या नहीं मिला। ठीक है चौहान साहब, जवाब दीजिए। ब्रिजेश जी, ये केंद्रीय बजट है और केंद्रीय बजट में सभी चीजें, सभी क्षेत्र जो होते हैं, सभी राज्य जो होते हैं, वो सम्मिलित होते हैं। वो किसी छत्तीसगढ़ की जनता या पंजाब की जनता के लिए नहीं होता, वो हिंदुस्तान की जनता के लिए होता है। जो भी फायदे, जो नुकसान या फायदे या जो भी सुविधाएं दी जाती है, वो संपूर्ण हिंदुस्तानियों के लिए दी जाती है। अब मैं ये बोलता हूँ कि लेकिन चौहान साहब उसमें भी लोचा है, जिस राज्य में आपको सरकार बनाना हो वहां का स्पेशल बजट दे देते हैं। चाहे पश्चिम बंगाल में पहले दिया हो, इससे पहले बिहार में दिया हो, अब कर्नाटक में दे दिया। लगता है छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई प्रयास नहीं करना चाहते आप। ब्रिजेश जी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सही है उस वक्त जो सही होता है, अगर वहां पर जरूरी है, उस क्षेत्र के लिए एक्स्ट्रा कुछ जरूरी है, तो वहां पर और रंग भरा जाता है। ये बात अलग है। ये अच्छा हुआ अमित श्रीवास्तव जी ने, ये अच्छा हुआ कि ये नहीं बोला कि अमित जी आपको पर्याप्त समय दिया था, आपने तब ये मुद्दे नहीं उठाए जो मैं उठा रहा हूँ, आपको उठाना चाहिए थे। ठीक, चौहान साहब बोलिए। ब्रिजेश जी, अमित श्रीवास्तव जी ने, मेरे भाई ने ये नहीं बोला अच्छा हुआ कि 2047 में जो चुनाव होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बजट बनाया है, ये अच्छा हुआ। और दूसरी बात यह है कि इनकी गलती नहीं है, जब इनके मुखिया ही गलत धारा में चल रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए। वो एक प्रतिष्ठित और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान के, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के। लेकिन उन्होंने क्या बोला? लेकिन चौहान साहब आपको छत्तीसगढ़ में सत्ता में नहीं आना, क्या क्यों नहीं दिया गया? ट्रेनें दे देते, 2 ट्रेनें चाहिए थी जो उम्मीद थी। ब्रिजेश जी, तभी पूरा जो बजट है वो, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि केंद्रीय बजट है। जो पूरा बजट है वो उसके हिसाब से ही चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ही आता है, छत्तीसगढ़ भी। और जो दलगत राजनीति को लेके ये बयानबाजियां कर रहे हैं ना, उनको ये देखना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, ये भूल चुके हैं। और एक्चुअली इनके समझ के परे भी हो चुका है। जो ये मिनट्स की बात कर रहे हैं, वो मिनट्स, ये मैं बता दूं, एक एग्जांपल दे दूं कि किसी महिला के अगर बाल ऐश्वर्या राय जैसे जितने लंबे हो जाए, तो वो ये नहीं बोल सकती कि मैं ऐश्वर्या राय बन जाऊंगी। उसके लिए विश्व सुंदरी होना पड़ेगा, जो कि कांग्रेस पार्टी की समझ के बाहर है। आज जो ये बजट पेश किया गया है, इतना ऐतिहासिक बजट, और ऐसा बजट, ऐसा संतुलित बजट, ये बजट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बजट सिर्फ ना आज के लिए है, ये आने वाले समय के लिए भी रोड मैप का काम करेगा। आने वाले समय के लिए भी वो व्यवस्था देगा, आने वाले समय के लिए भी व्यवस्था देगा। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो क्षेत्र, जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी भाई बहन है, उनके लिए जो मिनट्स का जो प्रावधान लिखा गया, एकलव्य स्कूल का प्रावधान लिखा गया,
वो नहीं दिखता। आज जिस चीज की हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत है, ये इकोनॉमिस्ट, ये एक आदमी नहीं करता है। जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता प्रभावित हो, वो काम किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए भी वही काम किया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता प्रभावित हो तो सके। जवाब ले लेंगे अमित जी से कि सबको समान रूप से देखा गया है, सबको समान हिसाब से दिया गया है, सभी राज्यों के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, भले ही वो आपको लग रहा हो। लेकिन यदि मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात है तो सबसे ज्यादा फायदा आप ही को होगा, एकलव्य स्कूलों का फायदा भी आपको ही होगा। इसका आप जवाब देंगे। इससे पहले अजय जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। अजय जी, क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव हुआ? ये जो बयान आ रहा है कांग्रेस का, ये सिर्फ राजनीतिक बयान है। यदि मोटे अनाज की बात हुई है तो बजट में तो सबसे ज्यादा फायदा मोटे अनाज का छत्तीसगढ़ को होगा। खुद हमने देखा, भूपेश बघेल जी अभी कह रहे थे कि हम 2 साल से इस पे काम कर रहे थे, मिलेट्स पे। तो एक तरह से नकल भी बता रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं। तो ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा भेदभाव नहीं देखते आप? देखिए ब्रजेश जी, छत्तीसगढ़ की यह धरती प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से आच्छादित है और सौभाग्य से यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के किसान जिस तरह से मिलेट के ऊपर आज से नहीं, हम कह सकते हैं अगर जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय से यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। अब वो नेशनल स्तर के बजट में, साथ ही साथ इंटरनेशनल स्तर पर उसकी चर्चा है, उसके गुणों की चर्चा है, तो निश्चित रूप से यह तो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। और जिस तरह से वहां बातचीत हुई है, और तो मूल बात यह है कि उसके ऊपर बहुत जल्दी जो प्राइस सपोर्ट कमेटी है वो इसके ऊपर एमएसपी तय कर दे, ताकि यहाँ के किसानों को फ्रंटल का जो एमएसपी घोषित होगा उसका लाभ मिल सके। और मान करके चलते हैं कि कुछ समय बाद तो ये होना ही चाहिए। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश गवर्नमेंट जब से आई है वो निश्चित रूप से वनोपज खरीदी के अलावा ये जो मिलेट्स जो हैं इनके ऊपर काफी कंसंट्रेट रही और अपने राज्य के सीमित संसाधन में इसके ऊपर वो राशि देने का काम की है। तो इस तरह का प्रोडक्शन होता है जिसका लोहा यूएनओ मान रही है, तो निश्चित रूप से हमें मानना चाहिए कि यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है। रही बात इस बजट की, कुछ 2-4 बातें जो महत्वपूर्ण है ब्रजेश जी। एक बात रही है जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने की बात, लेकिन आज के समय में बात यह हो रही है, बेहतर यह और गुंजाइश थी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्चा करना जरूरी, और जिसमें खासतौर से एजुकेशन के ऊपर एक्सेस, इक्वलिटी और क्वालिटी, ये 3 चीजें हैं ब्रजेश जी। तो आप पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उस समय बात हुई थी कि 1400 विश्वविद्यालय खोली जाए, लेकिन वो भारत के संसाधनों में भारत जो स्ट्रगल करता है तो उसमें धीरे धीरे यह प्रक्रिया में आ रही है और जिसे एनडीए की सरकार भी बढ़ा रही। इक्वलिटी की बात है तो महिलाओं को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, इनको रिजर्वेशन के माध्यम से ये चीज तो आ रही एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब फिर बात आती है क्वालिटी का, तो क्वालिटी पर यहीं पर अंतर हो रहा है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए 33% बजट पे तो हम अजय जी पिछले कल से ही लगातार बात कर रहे हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है भेदभाव होगा, आपने भी कहा कि मोटे अनाज पे बड़ा काम हो रहा था, तो फायदा तो मिलेगा ना छत्तीसगढ़ को। अब आप कितना फायदा उठा सकते हो जब स्कीम आई है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए एक प्रक्रिया है ब्रजेश सिंह, यह चर्चा भारत के पार्लियामेंट में हुई है और देखिए बजट को हम लोग इवेंट के रूप में ना देखें। हाँ बिल्कुल सही है। अनेक वित्त मंत्री जी बोल चुके हैं कि बजट जो है वो वित्तीय लेखा जोखा है, इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक समय आया था जब न्यू लिबरल इकोनॉमी थी, उस समय सरकार ड्राइविंग सीट से हट रही थी, लेकिन आज जो विषम परिस्थितियां आ गई हैं तो सरकार फिर ड्राइविंग सीट में बैठ गई। तो यहाँ पर मिलेट के ऊपर चर्चा है, मिलेट साथ ही साथ और बात हो जाती एथनॉल के ऊपर। एथनॉल के ऊपर भी यहाँ से चर्चा हो रही है, या नितिन गडकरी जी एथनॉल के ऊपर काफी बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेस जो प्रोडक्शन है धान का, उससे पेट्रोल बनाने में सुविधा होगी, सहायता मिलेगी और फॉरेन करेंसी भी बचेगा। लेकिन यह प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे ही संभव होता है। लेकिन रेलवे की बात है, तब जगदलपुर की बात की है सीएम साहब, बढ़िया। लेकिन मैं आज से नहीं सदा दिन से कह रहा हूं ब्रजेश जी कि महासमुंद से एक रूट जाती रेलवे का खरियार रोड होते हुए विशाखापट्टनम,
और जगन रेड्डी जी विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की न्यू राजधानी कह रहे हैं, अब घोषित कर रहे हैं। और यहीं से ये महासमुंद से इसको संबलपुर जोड़ दिया जाए, वो संबलपुर तो उड़ीसा से हमारा कनेक्टिविटी बढ़ेगा। और वो संबलपुर कभी हम मध्य प्रदेश में थे, मध्य भारत में थे या गुलाम थे, उस समय का सबसे महत्वपूर्ण स्थिति रहा तो है। इसकी पहल भी तो राज्य को ही करना connectivity पड़ेगी ना। रहे। प्रस्ताव विधानसभा से पास करके, संकल्प पत्र पास करके भेजना होगा, बाकी प्रस्ताव प्रक्रिया विधानसभा मांग से करना पास होगी। करने की बात नहीं है ब्रजेश जी। जी, इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इनको उठाए, चाहे लोकसभा के बिल्कुल। सदस्य हो, राज्यसभा के सांसदों की सदस्य जिम्मेदारी हो, भी है। और रेल मंत्री जी से मिले। बिल्कुल। तो अमित जी, एक तरफ तो जिम्मेदारी तो सांसदों की भी है, ज्यादातर सांसद बीजेपी के हैं, एक मांग आपकी भी, लेकिन जो मोटे अनाज की बात हो रही है, यदि मोटे अनाज की स्कीम आई है तो आप ही को ज्यादा फायदा होगा ना। तभी तो आप कह रहे हैं कि हमारी नकल की, हम तो 2 साल से लगे हुए थे। फिर तो कम से कम तारीफ कर देने चाहिए ना कि भाई एक चीज बहुत अच्छी की आपने, मोटे अनाज पे ध्यान दिया, जो अजय जी भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का गौरव है, तो फिर उस पर तो श्रेय बनता है ना। लेकिन आप एक तरफ श्रेय ले रहे हो कि हम इस पर काम कर रहे थे, और यदि वो स्कीम ला रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं उसमें कोई वो नहीं है। विजय जी, और कोई प्रश्न है आपका? हाँ, बाकी के तो आपको सवाल चौहान साहब ने छोड़ ही रखे हैं जो मैंने आपसे पहले किए थे। जी, मैं जवाब दे दूं और उम्मीद करता हूं कि प्लीज बीच में ना बोले। हाँ, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, हाथ जोड़ के निवेदन। देखिए, लेकिन क्या है चौहान साहब, जिस तरह चौहान साहब ने जवाब दिए ना, मैं चाहता हूं कि आप जवाब भी छोटे और सटीक हों आपके। आप वो ऐसा लगता है कि आप एक तरह से भाषण देने शुरू, इसलिए टोकना पड़ता है, समय चला जाता है आपका। देखिए सुनिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं बस शॉर्ट एंड स्वीट में, कि जब तारीफ करने की बारी आती है ब्रजेश जी, तो अभी प्रधानमंत्री जी की जब मन की बात जो वो करते हैं, जनता की बात तो की नहीं 8 सालों में, तो सीएम साहब ने कहा था कि हमारी योजनाओं को उन्होंने उल्लेख किया, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन पूरी अगर एक आप देखेंगे फेडरल सिस्टम में, अगर आप देखेंगे तो एक राज्यों का भी अधिकार होता है, और जब से हमारी सरकार बनी है छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को हमसे कोफ्त है, और आपने कहा ना कि सांसदों की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है, लेकिन सांसदों ने कहां छत्तीसगढ़ के हित की बात कभी उठाई है। शायद मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो, तो इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। हम अपने संसाधनों से काम कर रहे हैं साहब, छत्तीसगढ़ को समृद्ध, सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता को साथ में लेके हम काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो प्रतिशत जनता का आशीर्वाद विश्वास हम पे है, इसीलिए शायद लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। और रही बात योजनाओं की, तो बजट में जितना और मुझे लगता है कि मिल सकता था, छत्तीसगढ़ का जो वाजिब हक था वो भी इन्होंने नहीं दिया। दुख का विषय ये है। अमित जी, वाजिब हक तो आप पहले से ही नहीं दे रहे हो। चौहान साहब से सवाल है मेरा, माफ कीजिएगा, कि वाजिब हक तो पहले से भी आरोप लगाती रही है कांग्रेस हमेशा कि आप नहीं देते हो, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे अन्य फंड के मामले हों, जीएसटी का जो पैसा होता है उसके मामले हों। लेकिन इस बार जो कह रहे हैं अमित जी कि वाजिब हक भी नहीं दिया आपने, श्रेय दिया है, तो आप भी तारीफ कर दीजिएगा, अच्छी योजना थी आपकी, हमने ले लिए। हमने देखा एक दूसरे राज्यों की योजनाएं लेते रहते हैं लेकिन श्रेय नहीं देते, श्रेय लेंगे अपने पक्ष का। तो राजनीति से प्रेरित होकर नफा नुकसान की बात क्या करना। आपको लगता है छत्तीसगढ़ का भला हो रहा है तो आपके सांसदों को आगे जाना चाहिए था कि ये ट्रेनें हमें दीजिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि इसका श्रेय भूपेश जी ना ले जाएं या उनकी सरकार ना ले जाए, और हमें चुनाव में वोट के रूप में नुकसान ना हो जाए, ये देखकर समर्थन किया जाता है, विरोध किया जाता है योजनाओं का। आपको साधु आज की जनता जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। वो सब पता है उनको कि कौन सा मद कहां से आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कहां से आ रहा है और कितना आ रहा है, सब पता है। और वापस गया है तो किसके कारण गया है ये भी पता है। अपने ही संसाधनों से आप अगर काम कर सकते अमित जी, तो ये मेरे को बताइए कि 1 महीना आप वैक्सीनेशन भी नहीं लगा पाए थे, और उसमें भी आपने बंटवारा कर दिया था कि बहुत ही लो इनकम वाले ग्रुप को हम पहले लगाएंगे। तो आप ये बताइए कि आप जब अपने संसाधनों से एक महीना आप वैक्सीनेशन नहीं लगा पाए, यहाँ पर 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया गया, सभी को वैक्सीनेशन डबल डोज लगा दिया गया, और वंदे भारत ट्रेन किसका प्रयास था, और वंदे भारत ट्रेन
मैं सिर्फ ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे सिर्फ सांसद ही गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के TRS का फंड आप क्यों ले जाते हो? प्रधानमंत्री रिलीफ में जिसका हिसाब नहीं देते हो, अब आप कुछ नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ का कोयला चाहिए आपको? छत्तीसगढ़ को वैक्सीन देके एहसान कर रहे हो क्या? छत्तीसगढ़ का सिस्टम है ये। छत्तीसगढ़ का, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी, माइंड इट। छत्तीसगढ़ का जो कोयला है उसका एग्रीमेंट कब किया गया? वो राजस्थान में एक वहां पर रात में बैठ के साइन किया गया, एनओसी दी गई एक गेस्ट हाउस में बैठ के। जब आपको दिल्ली से फोन आता है तब आप जाके वहां पर साइन करते हैं। Do you have any witness? सुनिए उलूल जुलूल बात मत करिए, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता हैं। नहीं हर चीज का। चौहान जी, अमित जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। मैं ये बोलना बोलिए चाहता चौहान जी, बोलिए आप। मैं ये ब्रिजेश जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज इनके मुंह से एक भी तारीफ नहीं निकलती है, जबकि हमारा इतिहास है ये ब्रिजेश जी। हम तो करिए, मैं बैठ के 1100 अंक उछाल आया है सेंसेक्स में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट के बाद तुरंत बाद 1100 का उछाल आया हो, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ऐसा बजट के बाद शेयर मार्केट ऐसे ही ऊंचा नीचा होता रहता है। ठीक है अमित जी, लेकिन आप भी राशि खर्च नहीं कर पाते। यदि केंद्र कोई राशि देती है तो लैप्स क्यों हो जाती है? आप खर्च क्यों नहीं करते उसके पूरा? तो ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी है ना, राशि का समुचित उपयोग क्यों नहीं किया जाता? अमित जी अब बताइए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बताइए आप। अमित जी जवाब दे दीजिए, समय नहीं है मेरे पास। 16 लाख लैप्स क्यों हो जाती है राशि? बजट में पर्याप्त मिलती है। वापिस दिया गया। अमित जी जी क्या पूछा आपने? सॉरी, लैप्स क्यों हो जाती राशि? पूरा खर्च क्यों नहीं कर पाते? यदि केंद्र सरकार कोई राशि देती है, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में दी है, तो आपको तो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए ना। आप करते नहीं, वापस चली जाती है और फिर कहते हो कि वो राशि नहीं दे रहे। देखिए, अगर राशि देते हैं तो लगातार हम उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन चाहे वो कोल रॉयल्टी का पैसा हो, चाहे हमारे जीएसटी का पैसा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कहां गया? छत्तीसगढ़ से योजना का पैसा वापस नहीं गया। छत्तीसगढ़ के साथ आवास योजना का पैसा वैक्सीन लगाया, चलिए माफी चाहता हूँ, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। सीधे जवाब चाहिए था मुझे अमित जी, सीधा जवाब नहीं दिया आपने। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यदि कोई बजट आया है तो विपक्ष का दायित्व है कि उसकी खामियों को गिनाए, लेकिन सिर्फ इसी बात को लेकर नहीं कि निराशाजनक है, खराब है। यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो गिनाना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छाई हैं तो उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन राजनीति है, अपने हिस्से में तारीफ चाहिए सबको और दूसरे के हिस्से में बुराई। तो इस तरह से इस बजट की भी प्रशंसा भी हो रही है और इसकी निंदा भी हो रही है। ये तो जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि वो कैसा देखता है इस बजट को और उससे उसे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हर व्यक्ति को ये आय व्यय है एक तरह से, और वही तय करेगा आगे के चुनाव में अपने परिणाम के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से कि बजट कैसा था। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।